नमस्कार। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जुनून, बलिदान और उस अटूट संकल्प की है जिन्होंने एक सपना देखा था, एक आजाद भारत का सपना। ये कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। तो चलिए इस असाधारण सफर को करीब से जानते हैं। सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा का वक्त भारत पर ब्रिटिश राज की हुकूमत थी। ये एक ऐसा दौर था जिसने न सिर्फ भारत के संसाधनों को निचोड़ा, बल्कि उसकी पहचान को भी बदलने की कोशिश की। और इसी दमन के बीच से जन्म लिया दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामों में से एक ने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने करोड़ों दिलों में आज़ादी की ऐसी आग लगा दी? और कैसे एक राष्ट्र ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे दी? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी के हर पड़ाव को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच से एक ऐसी घटना से जो विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी बनी और जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। देखिए, कभी कभी इतिहास की बड़ी से बड़ी क्रांतियां ना एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती हैं। 1857 में ये चिंगारी थी एक राइफल का नया कारतूस। अब इसे लोड करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था और अफवाह ये थी कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। मंगल पांडे जैसे सिपाहियों के लिए यह सिर्फ एक कारतूस नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनके धर्म का सवाल था। बस उनके विद्रोह ने सालों से दबे गुस्से को एक भयानक आग में बदल दिया। 1857 का विद्रोह, हाँ, उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में थी और भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। मतलब हुकूमत का चेहरा तो बदल गया, लेकिन गुलामी की जंजीरें और भी मजबूत हो गई थीं। 1857 के उसी विद्रोह की आग से एक ऐसी रानी की कहानी भी निकली जो बहादुरी और हिम्मत की एक अमर मिसाल बन गई। अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक नीति थी भारतीय राज्यों को हड़पने की। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। जब झांसी के राजा का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी पर कब्जा करने का हुक्म सुना दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उनका जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। उनकी वो दहाड़, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक खुली चुनौती बन गया। और रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ बोलती नहीं थीं, उन्होंने करके दिखाया। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे में दुश्मनों की घेराबंदी को चीरते हुए निकल गईं। ये तस्वीर उनकी हिम्मत और बहादुरी की पहचान बन गई। उनकी बहादुरी का लोहा तो दुश्मन भी मानते थे। जानते हैं, ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज, जिसे उन्हें हराने का काम सौंपा गया था, उसने खुद उन्हें सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक बताया था। ये उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था जो उनके दुश्मन की तरफ से आया। 1857 के हथियारबंद विद्रोह के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया और अनोखा मोड़ लिया। अब एक ऐसे रास्ते की शुरुआत हुई जो हिंसा का नहीं, बल्कि अहिंसा का था। एक ऐसा रास्ता जिसने दुनिया को प्रतिरोध करने का एक नया तरीका सिखाया। और ये रास्ता था सत्याग्रह का। महात्मा गांधी का दिया हुआ ये फलसफा सत्य के लिए आग्रह पर टिका था। ये हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और नैतिक ताकत से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सविनय अवज्ञा, यानी अन्याय से भरे कानूनों को शांति से मानने से इनकार कर देना। और ये विचार सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे देश को जगा दिया। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया और फिर 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च करके उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को सीधी चुनौती दी। 400 किलोमीटर, ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश के इरादों का प्रतीक थी। गांधी और उनके साथी अहमदाबाद से दांडी तक पैदल चले, सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। सुनने में ये बहुत मामूली काम लगता है ना, लेकिन इस एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और लाखों भारतीयों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया। लेकिन आज़ादी की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा का रास्ता दिखा रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी नेता थे जिनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक अलग, ज्यादा तेज रास्ते की जरूरत है।
यहाँ दो बहुत मजबूत विचारधाराएं आमने सामने थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो अहिंसा और सत्याग्रह में अटूट विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए दूसरे देशों से मदद लेने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। बोस का वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके क्रांतिकारी विचारों को साफ साफ जाहिर करता है। ये बलिदान का एक सीधा और जोरदार आह्वान था, जो गांधी जी के शांति और अहिंसा के रास्ते से बिल्कुल अलग था। दशकों के संघर्ष, अलग अलग विचारधाराओं की टकराव और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार आज़ादी की वो सुबह नज़दीक आ रही थी। लेकिन इस सुबह की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़कर रखती थी। आर्थिक और सैन्य तौर पर कमजोर हो चुका ब्रिटेन अब भारत जैसे विशाल देश पर अपना कब्जा बनाए नहीं रख सकता था। तो आखिरकार प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन आज़ादी की खुशी बंटवारे के एक गहरे जख्म के साथ आई। देश धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक मंजर देखा। करीब 1,10,00,000 लोग बेघर हो गए और नफरत और हिंसा का शिकार हुए। बंटवारे के इस भयानक त्रासदी के बीच 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ने एक आज़ाद देश के तौर पर अपनी आंखें खोलीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये ऐतिहासिक शब्द उस पल की उम्मीद और सपनों को बयां करते हैं। एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। तो स्वतंत्रता संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि दशकों का वो संघर्ष, वो जीत और बंटवारे के वो जख्म आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान और भविष्य को किस तरह से बना और बिगाड़ रहे हैं।